नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ेंगे वे आंखें, जो कविता है वे आंखें, सुमित्रा पंत की कविता है वे आंखें। और उसने थोड़ा पढ़ा था हमने, लेकिन फिर शुरू से पढ़ेंगे इसको। सुमित्रा नंदन पंत, जिनको क्या नाम से हम छायावाद के कवि मानते हैं, और छायावाद के साथ प्रगतिवाद का भी लिखा उन्होंने। प्रगति पर काफी लिखा है। अधिकांश जो कविताएं हैं वो इनकी प्रगति पर ही है। इनका जो मूल नाम था वो था गोसाई दत्त। क्या नाम था? गोसाई दत्त। जन्म सन 1990, कौसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड। जो आजकल हम चढ़ते हैं उधर क्या नाम से जाते हैं या यात्रा, तो जो तराई पे चढ़ते हैं, तराई पे थोड़ा चढ़ेंगे आगे तो वहां पर कौसानी गांव आए थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन है, युगवाणी है, ग्राम्या है, चिदम्बरा है, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। ये इनकी खास जो रचनाएं हैं। और अधिकांश रचनाएं ये सब प्रकृति पर ही है, क्योंकि प्रकृतिवादी कवि थे, प्रकृति के माहौल में रहे, प्रकृति के वातावरण में इनका जन्म हुआ। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण भी आपको मिला है। सबसे बड़ा पुरस्कार है जो इनका क्या नाम से वो प्राप्त किया है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो भी आपको मिला है। और 1977 में इनका देहावसान हो गया है। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ पंत के प्रकृति के चितेरे कवि है, अर्थात प्रकृति पे लिखा है इन्होंने। चाहे वीणा हो, ग्रंथि हो, जितनी भी रचनाएं हैं इनकी वो अधिकांश सब प्रकृति पर है, यानी कि प्रकृति का मानवीकरण किया है। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विशेष विषय बनाने का काम पंत ने किया है। इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतर संबंधों को का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो कौसानी, जो गांव जहाँ जन्म हुआ वहां हुई, तथा उच्च शिक्षा के लिए बनारस, इलाहाबाद आ गए। बनारस भी यूपी के अंदर है और इलाहाबाद भी यूपी के अंदर है, बड़ा शिक्षा केंद्र है उस जमाने में, आज भी है ना। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए, प्रभावित होकर के पढ़ाई भी छोड़ दी और उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। आज बड़े हुए उसमें महात्मा गांधी का आंदोलन चल रहा था देश के अंदर। कई लोग, कई साहित्यकार महात्मा गांधी से जुड़ रहे थे, तो आप भी जुड़ गए और आपने क्या नाम से उनके साथ काम में लग गए और स्वतंत्र लेखन, जो अपना निजी लेखन है, वो काम करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव वापस कर रहा है, अर्थात इनका चाहते थे कि बदलाव हो, परिवर्तन आए कविताओं के अंदर। शुरुआती दौर में छायावादी कविताओं पर इनका कविताएं लिखी इन्होंने। पल पल प्रकृति, प्रकृति वैसे आपने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, कविता है। पर्वत प्रदेश में पावस, पल 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 प्रकृति वेश, इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा है। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें, जो कविता इसको पढ़ेंगे, जैसी कविताएं भी लिखी है। इसके साथ ही अरविंद जो है हमारे बहुत बड़े क्या नाम से साहित्य, वो है दार्शनिक है, महर्षि अरविंद। उनके मानववाद से प्रभावित होकर के और मानव तुम सबसे सुंदरतम की कविता लिखी। मानव तुम सबसे सुंदरतम है, सुंदर है वे, सुंदर है सुमन, मानव तुम सबसे सुंदरतम। पंक्तियां पढ़ा होगा आपने, ये सुमन सबसे सुंदर होता है, और क्या नाम से जो पक्षी है वो भी सुंदर होता है, और मानव तुम सबसे सुंदर, मनुष्य भी सबसे सुंदर होता है। जैसी पंक्तियां लिखते रहे। नाटक भी लिखा, कहानी लिखी, आत्मकथा लिखा और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। समालोचना इसको बोलते हैं साहित्य के अंदर, वो भी आपने लिखी है। रूपाप नामक कविता किताब का जो संपादन किया काफी लंबे समय तक, और जिसमें प्रगतिवादी साहित्य विस्तार से विचार विमर्श होता रहा, अर्थात जो प्रगतिवाद है उसको बोलते हैं साम्यवाद, जैसे पॉलिटिक्स होता है ना साम्यवाद, उसी प्रकार से साहित्य के अंदर भी हम प्रगतिवाद कह सकते हैं। पंत जी की भाषा के प्रति बड़े सचेत रहे हैं, अर्थात अच्छी भाषा, सुंदर भाषा, सटीक भाषा, संक्लिष्ट मनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंचचित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा कहते हैं। जो भी लिखो ऐसा लिखो कि भाषा के साथ उसका जो चित्र, उसका जो बिंब है, उसका जो उदाहरण है, वो मनुष्य की नजरों में आ जाए। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में खड़ी बोली का पक्ष लिया है, अर्थात ब्रज भाषा और जो भी है इसमें से खड़ी बोली, जिसका मानक रूप जो आज हमारा हिंदी का है मानक शुद्ध रूप, उसी मानक रूप में उसी खड़ी बोली में आपने लिखा है।
उसका पक्ष लिया है और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का संबोधन किया। पल्लव जो किताब भी थी, पल्लव वो भी लिखा था इन्होंने, पुस्तक निकली थी, तो उसमें भी आपने खड़ी बोली को ही लिखा है। मेन आते हैं हम जो इसके अंदर जो अलग क्या नाम से कविता है, कविता का नाम है क्या, वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। प्रगतिशील ने बताया आपको कि साम्यवाद राजनीति में होता है, यहाँ मतलब समाजवाद, न कोई छोटा रहे न कोई बड़ा, सब बराबर, सबको अपने प्रकृति के अनुसार जो भगवान ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, उसके अनुरूप सबको क्या नाम से साधन मिलना चाहिए। यहाँ न कोई राजा है न कोई गरीब है, सब बराबरी है। जैसे साम्यवाद में होता है ना, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, गरीबों की संपत्ति को लूट लो और आपस में बांट लो, है उस प्रकार का ये कविता है। तो इसमें विकास काय की विरोधाभासी अवधारणा पर करारा प्रहार किया है। युग युग में शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। किसानी की हालत आखिर, किसान रात दिन काम करता है, मेहनत करता है और फिर भी उसको बराबर पैसा नहीं मिलता है। कभी प्रकृति की मार पड़ती है, कभी क्या नाम से क्या होता है, तो फिर भी चल रहा हो, लेकिन उस पर किसने ध्यान नहीं दिया। जो हमारा 70% 80% जो क्या नाम से आय है देश की, वो सब खेती पर निर्भर है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था को ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। अर्थात देश आजाद हो गया, देश जब गुलाम था उसकी बात अलग थी, लेकिन देश आजाद हो गया, देश की क्या नाम से जो सत्ता है, जो शासन है, बागडोर है, वो अपने देश के लोगों के हाथों में है, लेकिन फिर भी लोगों ने किसान की जो खेती पर ध्यान नहीं दिया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है। अर्थात जो कविता है, ये कविता पढ़ेंगे हम, इस कविता में किसान के दुख, कविता किसान के सुख, कविता किसान की क्या क्या पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं, वो सारी चीज करके आती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। ठीक है भाई, तो ये कविता है। अंधकार की गुहा सरी की उन आंखों से डरता है मन, अंधकार की गुहा सरी की उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारूं देने दुख का नीरव रोध। किसान की क्या हालत है, जब देश क्या नाम से आजाद नहीं होता, आजादी से पहले की बात है, आज भी स्थिति वही है, लेकिन उसकी जो आंखें हैं वो ऐसी होगी जिसे अंधकार की गुहा होती, गुफा जो अंधकार अंधेरी गुफा होती है और उसमें देखने से डर लगता है, उसमें अंदर देखो तो बड़ा डरावना सा महसूस होता है। उसी प्रकार से दुख के कारण, चिंता के कारण, पीड़ा के कारण किसान की आंखें कैसी हो गई है, कैसी हो गई है, अंधकार की गुहा से लिखा था, अंधकार की जो गुफा है उसके समान उसकी आंखें हो गई है। और उन आंखों को को देखने से, उन आंखों की तरफ देखने से मुझे डर लगता है, कभी बोल रहे हैं, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अर्थात उन आंखों के अंदर जो किसान की पीड़ा है, किसान की समस्या है, किसान के दुख है, उन दुखों का दारुण भयानक कष्ट दैन्य दीनता से लिए हुए है नीरव रोदन, चुपचाप शांति से मौन जो रुदन है भरा हुआ है। अर्थात वो किसान अपनी बात को कह नहीं पाता, किसान की बात को सुनने वाला नहीं है। इस प्रकार से उसकी आंखें ऐसी हो गई है, कैसी हो गई है, अंधकार की गुहा से ली, जिस प्रकार से अंधेरी जो गुफा होती है और उसको देखने से, उसमें जाने से डर लगता है, उसी प्रकार से किसान की आंखों को देखने से, किसान की आंखों को नजर मारने से मुझे डर लगता है, क्योंकि उनके अंदर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, दुख का, पीड़ा का, रोदन का है, जो नीरव शांत क्या नाम से दुख उनकी आंखों में भरा हुआ है। इस प्रकार से डर लगता है। ठीक है भाई, वह स्वाधीन किसान रहा, अर्थात किसान क्या था, स्वाधीन था, स्वावलंबी था, आजाद था, है? अभिमान भरा आंखों में इसका, इस बात का उसको अभिमान था कि मेरी खेती है, मेरी जमीन है, मेरी फसलें अच्छी हो रही है और मेरे पास अपने खेत है, इस बात का उसको क्या नाम से पूरा स्वाभिमान था, पूरा अभिमान था। ये उसके हमेशा दिल में ये बात रहती थी, है ना, अभिमान भरा आंखों में, इसका आंखों में इस बात का गर्व, इस बात का अभिमान उसके हमेशा भरा रहता था। छोड़ उसे मजदार आज सत्तार कगार सदस्य निकला, लेकिन जब देश आजाद हो गया,
उसके बाद तो सोचा था कि देश की सत्ता हमारे लोगों के हाथों में आएगी और हमारे ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन वो भी क्या नाम से जिस प्रकार से मझधार उसको किनारे पे क्या नाम से छोड़ के चला गया है, संसार कगार, इस प्रकार से एक क्या नाम से बाढ़ आती है, पानी आता है और एक किनारा बह करके चला जाता है, संसार कगार सदस्य बह निकला, अर्थात वो उससे अलग हो गए, उससे छोड़ करके चले गए हैं। ये बात, तो ये बात समझ आ गई आपके। वह स्वाधीन किसान रहा था, किसान स्वाधीन था, स्वावलंबी था, आजाद था, उसके पास इस बात की आजादी थी, इस बात की स्वाधीनता थी कि उसके अपने खेत है, उसकी अपनी खेती है, और इसी बात का अभिमान गर्व उसके आंखों में हमेशा भरा भरा रहता था। लेकिन आज वो संसार कगार सदस्य बह निकला, वो जो संसार है उसको अकेला छोड़ करके चला गया। जिस प्रकार से नदी का किनारा एक क्या नाम से जो रेतीला किनारा है कह सकते हैं उसको, वो क्या नाम से बह करके अलग हो जाता है, बह जाता है और संसार देखता रहता है, तो ये संसार ने उसकी हालत की कर दी है। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल हुआ से, अर्थात जो उसके खेत थे, उसके कल्याण थे, उसका सब कुछ अपना था, है? वो खेत जो लहलाते खेत, वो फसलें उसके नेत्रों में आज भी लहरा रही है, आज दिखाई देती है कि मेरा खेत है, मेरे खेत की फसलें हैं, है? हुआ बेदखल हुआ उनसे, लेकिन आज वो बेदखल हो गया है। आज क्या नाम से जो सूदखोर है, जमाखोर है, उन्होंने क्या नाम से ब्याज ले लेकर के और क्या नाम से उसके कारकुनों ने, उसके जो कारिंदों ने उसको क्या नाम से बेदखल कर दिया है, उसकी अपनी जमीन से, अपनी फसल से उस किसान को बेदखल कर रखा है। लहराते हुए खेत दगों में हुआ बेदखल हुआ अब इनसे, अर्थात अब उन लहराती हुई फसलों से, जो फसलें उसके खेत में वो देखा करता था, वो फसलें अब नहीं रही है, उसकी नहीं रही है, उससे बेदखल हो गया है? हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से, अर्थात उसका जीवन खुश रहता था, हमेशा प्रसन्न रहता था, अर्थात उन फसलों के तिनके तिनको को देख करके और फसलों को देख करके उसके जीवन की हरियाली है, वो हमेशा प्रसन्न रहती थी, वो खुशहाल रहता था, है? वो आज चीज उसके पास नहीं रही है। लहराते हुए खेत रगों में हुआ बेदखल हुआ, अर्थात उन लहराते हुए खेतों से बेदखल हो गया है, अलग हो गया है? और जो उसके जीवन की जो फसल थी, उसका जो तिनका तिनका था, वो क्या नाम से उसको जो हरियाली देते थे, प्रसन्नता देते थे, वो भी आज उसकी नहीं रही है। ठीक है बेटा। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों को तारा, कौन? बेटा, अर्थात उसका जवान बेटा था, जो उसके साथ काम करता था, खेती करता था, लेकिन उस जवान बेटे को उस भी जो सूदखोर है, जमाखोर है, जो क्या नाम से पैसा देते हैं, महाजन है, उन्होंने उसके कारकुनों ने उसको मार दिया, उसको उसकी हत्या कर दी, क्यों? पैसे के चक्कर में। आंखों ही में घूमा करता, अर्थात वो बेटा उसको उसकी आंखों में घूमता रहता है, उसकी हमेशा याद आती रहती है उस बेटे की है। तो वो आंखों आंखों तारा का तारा मतलब उसके जो बहुत प्रिय, बहुत ही लाडला जो बेटा था उसका, उसको जो बहुत प्यार करता था, उस करने वाले बेटे को भी कारकुनों की लाठी से जाता। कारकुन होते हैं क्या नाम से, कारिंदे, किसी कारिंदे, सेठों के, जमींदारों के, जो गांव के होते हैं ना बड़े लोग, जो पैसा देते हैं, पैसा के ब्याज देते हैं, ब्याज के ब्याज देते हैं, ब्याज के ब्याज आते हैं, उनके जो जवान है, सेठों के कारकुन, उन्होंने उसको मार दिया, लाठी से मार दिया गया, जवानी ही में मरा था, जवानी के अंदर ही उसकी हत्या कर दी गई। अर्थात वो जो उसका बेटा है वो उसको आज याद आता रहता है, उसको याद करता रहता है किसान, अर्थात उसका यानी क्या पूरा जीवन है जो किसान का वो बेकार हो गया, उसका जो पूरा संसार है वो पूरा बेकार हो गया। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, अर्थात जो उसके महाजन है, गांव का जो सेठ होता है जो पैसा देता है ब्याज से, उसे पैसे दे करके और उसका घर बिकवा दिया, क्यों? कि ब्याज के ऊपर ब्याज लेता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लेता है। सेठ होगा, आपने बड़े होगा, जो महाजनों का हिसाब देखा होगा गाँव के अंदर, तो बिका दिया घर द्वार, अर्थात उसका घर बिक गया है, दरवाजा बिक गया है, घर द्वार बिक गया है। महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, अर्थात कौड़ी कौड़ी वसूल की है, अर्थात उससे इंटरेस्ट, उसका ब्याज है, उससे कौड़ी कौड़ी वसूल की है। रह रहे आंखों में चुपती हुए कुर्ब हुई बर्दों की जोड़ी, अर्थात जो पैसा नहीं दे पाया, ब्याज नहीं दे पाया, तो किस महाजन ने क्या किया, उसके पास जो बैल थे, कौन से? बर्दे बैल, अच्छे युवा युवा बैल बर्दे, तो उनकी जोड़ी को कुर्ब कर लिया, उनको
ले लिया, ले गया वो घर से खूंटे से खोल करके, और बढ़िया जो महाजन है वो ले गया। ठीक है, बिका दिया घर द्वार, अर्थात महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी। अर्थात महाजन जो है, सेठ है गांव का, सूदखोर है, जमाखोर है, उसने उसके ब्याज की एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। ब्याज का पैसा पैसा उसने लिया है और वो उसको चीट के ले गया है। तो क्या नाम से, कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, अर्थात जो उसकी बेल है, उसकी बेलों की जोड़ी है, उसको भी उन्होंने कुर्क कर लिया है, ले गया होगा। इस प्रकार से घर पूरा जो वो हो गया। उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आती। उजरी गाय थी उसकी, सफेद गाय थी, बढ़िया गाय थी, है, जिसको उसके अलावा कोई भी दूध नहीं निकाल सकता था, है, वही उसका दूध निकालता था, लेकिन उसको भी ले गया, है। उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने दी, अर्थात दुहाने दूध देने, अर्थात दूध निकालने के समय वो केवल वही निकाल पाता था, दूसरा कोई उसके पास जा नहीं पाता था। ऐसा व्यक्ति जिसकी गाय को आंखों में नाचा करते, आज वो उजरी गाय भी उसकी आंखों में याद आती है, और उसकी याद करके वो रोता रहता है। उजड़ गई जो सुख की खेती था, उसके इस प्रकार का सुख की खेती, संपन्नता की खेती है, अच्छा परिवार था उसका, संपन्न परिवार था, वो सब उजड़ गया, सब ले गया है किसान, वो क्या नाम से महाजन, और जो गांव के जो लोग हैं, इस प्रकार से किसान की हालत बड़ी खराब है। उजरी उसके किसा सिवा किसे का, दोबारा सुन लो। अच्छा, उजरी होती है, उजरी गाय का नाम है, उजरी, उजली, उजली मतलब सफेद, अच्छी गाय थी, है? उसके सिवा किसे, उसके अलावा किसे पास दुहाने आती है, अर्थात दूसरे को, किसी को भी दूध निकालने के लिए नहीं आने देना चाहती थी वो। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुखी खेती। इस प्रकार से उसका जो पूर्व का जो जीवन है, पूर्व का जो समय है, पूर्व का जो खुशहाल समय था उसका, वो उसकी आंखों के अंदर अब नाचा करता है, उजड़ गया है, वो याद करके रोता भी है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें भराती। अर्थात उसकी जो पत्नी थी, वो पत्नी बीमार हुई, और बीमार हुई तो अस्पताल में ले जाते हैं तो दवा भी लिखते हैं, इलाज के लिए वो जांच भी लिखते हैं, उसके लिए पैसा नहीं था, तो बिना दवा दर्पण के, अर्थात बिना दवाई के, उसकी जो घरनी होती है पत्नी है, स्वर्ग चली गई, वो भी मर गई, अर्थात उसका इलाज नहीं हो पाया। आंखें भर आती है, अर्थात उस अपनी पत्नी को याद करके उसकी आंखें भर आती है, रोता रहा कि उसकी पत्नी जो है बिना पैसे के, बिना इलाज के वह स्वर्ग को चली गई। देख रेख की बिरादत मुही, बिना बिटिया 2 दिन बाद मर गई। अर्थात कैसे मरी हो, क्या नाम से, उसकी जो पुत्री हुई, अर्थात पुत्री के होने के पश्चात पहले 2 दिन पहले मर गई, और उसकी पुत्री हुई 2 दिन बाद वो भी मर गई। देख रेख की बिना दूध पीने वाली जो बच्ची है, उसकी कोई देखभाल नहीं कर सका, और देखभाल के अभाव में वो क्या नाम से बिटिया 2 दिन बाद मर गई, अर्थात उसकी बेटी है वो भी चली गई, वो भी मर गई। ये हाल है किसान। घर में विधवा रही पथु, बेटा मर दिया, कारकुनों के सेठ के जो कारिंदे हैं, जमींदारों के कारिंदे हैं, सूदखोरों के जो कारिंदे हैं, उन कारिंदों ने उसके बेटे को मार दिया था, तो विधवा हो गई, पथुआ होती है बेटे की बहू, अर्थात अब उसके घर में बेटे की बहू बची है। लेकिन उसके साथ भी क्या हाल हुआ, लक्ष्मी थी, बेटे की वो लक्ष्मी मानते हैं हमारे यहाँ, कहते हैं कि घर में बहू आई है तो एक लक्ष्मी के रूप में आई है, लक्ष्मी की तरह काम करती है। यद्यपि पति घातन, अर्थात पति जब मर गया तो लोगों ने इसके ऊपर पति घातन का आरोप लगा दिया कि ये इसके आने से इसका पति मारा गया, ये नहीं आती, इसकी शादी नहीं होती इससे, तो ये नहीं मारा जाता है। इस प्रकार से उसका पति घातन का क्या नाम से वो इल्जाम लगा दिया उसके ऊपर, और पुलिस वाले पकड़ लगे, पकड़ मंगाया कोतवाल को, तो थानेदार ने उसको अपने थाने में बुलवाया, और बुला करके उसके पास पता नहीं क्या किया, क्या उसने उसको अपनी वासना का शिकार बनाया, इस तरह से पता नहीं क्या किया। तो उस गम में, उस पीड़ा में, उसमें क्या नाम तनाव में वे आकर के और डूब कुएं में मरी, जो कुआं था पानी का उसके अंदर डूब गई और मर गई। इस प्रकार से बहू भी मर गई, पत्नी मर गई, जो बेटी हुई वो मर गई, बेटा को मार दिया, और क्या नाम से जो बहू है उसकी पतोह है वो भी क्या नाम से थाने वालों ने पता नहीं क्या किया उसके साथ, किस प्रकार से उसको अपनी वासना का शिकार बनाया, और उस वासना के शिकार के कारण वो दुख में आकर के, तनाव में आकर के, डिप्रेशन में आकर के कुएं में कूद करके मर गए। आदिवासी में तो घर में रही विधवा रही पतोह, अर्थात घर में कौन थी, उसकी बहू थी,
बेटे की बहू थी, विधवा थी, लक्ष्मी थी, लक्ष्मी का रूप माना जाता है बहू को, है। यद्यपि पतिघाती न था, लेकिन लोग कह रहे थे कि वो इसके आने से, इसकी शादी होने से वो पतिघाती, पति को नष्ट कर गई, मर गया है। इसलिए इस आरोप में, इस इल्जाम में थाने वालों को पकड़ के मंगाया, कोतवाल ने अपने थाने बुलाया और वहां पता नहीं क्या किया उसके साथ, किस प्रकार से उसको अपने वासना का उसको शिकार बनाया, और उस शिकार के कारण, उस पीड़ा के कारण, उस तनाव के कारण वो आई और मर गई। कहाँ मर गई? कुएं में कूद के मर गई। खैर पैर की ज्योति जो तथा कहते हैं कि जो पत्नी होती है घर के अंदर, वो तो पैर की जूते के समान है। एक जो जूता फट जाए तो नया पहन लो, है, तो कोई बात नहीं, दूसरी लाएंगे। न सही दूसरी आती है, नहीं है, नहीं रही, लेकिन बेटा तो रहना चाहिए था ना। जब बेटा ही नहीं, किसके लिए लाएंगे? बेटा भी जो उसका मारा गया, तो वो किसके लिए वो बहू लेके आएंगे? तो नहीं रही, न सही एक दूसरी आती है, एक नहीं रही दूसरी आते। लेकिन जब बेटा भी नहीं रहा और बहू भी चलेगी, तो किसके लिए बहू लेके आए? पर जवान लड़के की सुध कर हाँप लौटते फटती जाती। इस प्रकार से उस किसान की, जो उस पिता के जो अपने पुत्र है, उस पुत्र की याद में, क्या नाम से, जो अपना जवान लड़का था, उसकी याद में, उसकी सुध करके, उसकी याद करके, और सांप लौटते, छाती पे सांप लौटते, दुख होता है उसको ना, और छाती फटी जाती है उसकी, ना दुख होता है उसको ना। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है। जो पिछला सुख था, पूर्व का जो सुख था, उसके पूर्व के खलियान थे, पूर्व के बैल थे, पूर्व की गाय थी, पूर्व का परिवार था, संपन्न परिवार था, पत्नी थी, बेटा था, बहू था, बेटी थी, सब कुछ हुआ। उन सबको याद करके वो क्षण भर एक चमक लाती है। उसकी आंखों में हमेशा चमक, ऊर्जा विद्यमान रहती है कि देखो मेरा घर ऐसा था, मेरा परिवार ऐसा था, मैं स्वाभिमान था, स्वावलंबी था, मैं आजाद किसान था। लेकिन क्या स्थिति हो गई? तुरंत शून्य में गड़ा हुआ चितवन। लेकिन वही चितवन, वही आंखें, वही नजरें थोड़ी देर में शून्य में गड़ जाती है, वही बेदखल हो जाती है सारे सुखों से, और क्या नाम से उसके पास कुछ नहीं रहता है। तीखी नोक सरल बन जाती है, अर्थात तीखे जो कांटा होता है, इस प्रकार तीखा काट, उस कांटे के समान वो उसके हृदय में हमेशा चुपता रहता है। तो इस प्रकार से ये कविता है, वे आंखें, इसको पढ़ना, याद करना। प्रश्न भी इसके सीधे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 पाठ आपके आएंगे, पूरे होंगे। कल हम पढ़ेंगे क्या नाम से, वो कौन सी किताब? संचयन, संचयन नहीं, वो वितान, वितान पढ़ेंगे। वितान की जो लता मंगेशकर जी है, उसको पढ़ते हैं कल, है ना। इस प्रकार से आपका पूरा हुआ। ठीक है बेटा।